मजहबी कार्यक्रम को बना रहे सियासत का सामान। शाही इमाम ने किया देश के प्रधान का अपमान। क्या भारत से प्यारी है नवाज शरीफ की यारी? क्यों जामा मस्जिद से सियासत कर रहे हैं बुखारी? अक्सर चुनावी समय में चर्चा में रहने वाले जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब फिर चर्चा में हैं। बल्कि यूं कहिए कि विवाद खड़ा कर दिया है बुखारी साहब ने। एक मजहबी कार्यक्रम को सियासत का सबब बना दिया है। लेकिन इस सबब से कुछ सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या कोई निजी रिश्ता देश और देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से ज्यादा अहमियत रखता है? मजहबी कार्यक्रम को बना रहे सियासत का सामान। शाही इमाम ने किया देश के प्रधान का अपमान। क्या भारत से प्यारी है नवाज शरीफ की यारी? क्यों जामा मस्जिद से सियासत कर रहे हैं बुखारी? दरअसल अपने बेटे शाबान बुखारी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हो रहे कार्यक्रम में बुखारी साहब ने नवाज शरीफ को तो न्योता दिया है, लेकिन अपने ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं। और कारण बताया है कि मोदी मुसलमानों के करीब नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इमाम बुखारी हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों के रहनुमा है? और सवाल यह भी है कि इमाम का काम इमामत करना होता है या सियासत? देखिए, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ उलमा को दावत दी गई है, सरकर्दा शख्सियात को दावत दी गई है, सियासी जो पार्टियां हैं उनके जो सरकर्दा लीडर्स हैं उनको दावत दी गई है। इसी तरह कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया गया है। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर की बात करें तो वहाँ के कुछ उलमा को दावत दी गई है। इजिप्ट है, इसी तरह ट्यूनीशिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मैंने दावत दी है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी ने बेटे की दस्तार बंदी में सबको दावत दी है। देश प्रदेश की परिधि से दूर प्रदेश वालों को भी बुलाया है, लेकिन देश की सबसे बड़ी मस्जिद के शाही इमाम की सोच और दिल इतना छोटा है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं भेजा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज की मेहमान नवाजी को नजर जमा रखी है। अक्सर मजहबी बुनियाद पर राजनीति की महफिल सजाने वाले बुखारी साहब यहाँ भी बाज नहीं आए। वजह पूछी तो जातीय रिश्तों की चादर लपेटते हुए मोदी और मुसलमानों के बीच फासले की रेखा खींच दी, बेतलब का ताबेदार बनकर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है। ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैंने उनको दावत दी है। और अगर आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश है? 4 महीने हो गए, अब तक मुसलमानों ने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को इस मुल्क का शहरी नहीं समझा है। जब आप मुसलमानों को करीब लाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नरेंद्र मोदी के करीब क्यों जाएंगे? देखिए, गुजरात में जो कुछ हुआ मुसलमानों के साथ सन 2002 में, मुसलमान ने आज तक नरेंद्र मोदी को माफ नहीं किया। क्या मिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से माफी मांगी? जो जख्म उन्होंने 2002 में दिया था, माफी मांगी? मुसलमान क्यों माफ कर दे उनको? किस बुनियाद पर माफ कर दे? किस बुनियाद पर उनको बुलाया जाए? अरे वाह बुखारी साहब, अंदाज अच्छा है मुसलमानों की मुख्तारी का। खैर, अब बीजेपी की माने तो शाही इमाम का संदेश उनकी गरिमा पर ही सवाल उठाता है। शाही इमाम बुखारी क्या संदेश भेज रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के संविधान से हैं और हर भारतीय के प्रधानमंत्री हैं। और जो भी संविधान में मान्यता रखता है, भारत से प्यार करता है, वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। और शाही इमाम इस प्रकार से नवाज शरीफ को न्योता भेजें तो वो एक प्रश्न अपने पे ही उठा रहे हैं कि उनकी मानसिकता भारत के संविधान के प्रति कितनी है। वैसे शिगुफा अच्छा है शाही इमाम साहब। धर्म के नाम पर जब सियासत सिमटने लगती है तो सनसनी ऐसे ही फैलाई जाती है। अब हौसलों में हरकतों की चाल देखिए, चलने लगी तो शाही इमाम के साथ साथ इंदिरा गांधी और सरदार पटेल तक पहुंच गई। बहुत सारी चीजें लोग इस समाज से सीखते हैं और समय आने पर उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसा कि आपने खुद आज देखा होगा कि आज इंदिरा जी की शहादत दिवस थी और वहीं पटेल जी की जयंती भी थी। एक सामान्य शिष्टाचार को निश्चित तौर पर निभाना चाहिए था
तो अगर इस तरह की परंपरा अगर सरकार और सरकार के मुखिया द्वारा डाला जाएगा तो हमें लगता है कि समाज के लोग भी इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। बहरहाल बुखारी साहब की रगों में सियासत दौड़ गई। बेटे की दस्तारबंदी को बहस मुहासिबे का मंच बना दिया। मुगल शहंशाह शाहजहां ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खुदा की इबादत के लिए बनाई गई उसकी नियामत में बैठकर शाही इमाम एक दिन सियासत करेंगे। इसलिए तो ये सवाल है कि बुखारी साहब ना तो मस्जिद से सियासत शोभा देती और ना अपनों का अपमान। शाहजहां के जमाने की ही रवायत है कि खल्क खुदा का और मुल्क बादशाह का। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और आइए इस पर बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुझे लगता है कि बुखारी जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इस देश में रहने लायक नहीं है। और अगर बुखारी जैसे लोगों को भूल जाना चाहिए, आज देश में यूपीए की सरकार नहीं है। अगर राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय संप्रभुता को कोई व्यक्ति या कोई संगठन चुनौती देगा तो फिर उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी। तो सवाल यही है कि देश और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा से क्या निजी रिश्ता ज्यादा जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन, इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से ही मौलाना आमिर रशादी जो कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही के साथ। क्या देश की प्रतिष्ठा से बड़ा था निजी रिश्ता? और सवाल यह भी कि क्या सभी मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं बुखारी? देखिए, दो तीन बातें बड़ी बुनियादी हैं जी। पहली बात, अब ना तो कोई मस्जिद शाही है न किसी मस्जिद का इमाम शाही हो सकता। सल्तनतों का दौर बीत गया। शाहजहां ने मस्जिद बनवाई, बुखारा से इनका परिवार आया यहां, वो लाए, इमाम की जिम्मेदारी सौंपी, तब से चला आ रहा है। लेकिन आज एक सवाल बहुत मौजूद है। मैं तो हिंदुस्तान की सरकारों के डर और उनकी आंख बंद कर लेने वाली शुतुरमुर्गी जो नीति है उससे परेशान हूं। अन्यथा आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की इतनी अजीम मस्जिद, उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, विश्वनाथ प्रताप, चरण सिंह, वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी, इतने प्रधानमंत्रियों के कालखंड में एक ही परिवार की मिल्कियत चलती रही। सबको पता है यह मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, किसी एक आदमी की संपत्ति नहीं, एक परिवार की संपत्ति नहीं। जो इस वक्त इमाम हैं, इनके अब्बा हुजूर, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था बड़ी विचित्र बात। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि जामा मस्जिद का इलाका वेटिकन सिटी की तरह डेवलप हो। यानी उनकी इच्छा थी कि मैं पोप हो जाऊं और यह इलाका स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हो जाए। और हमारे आगे सरकारों ने भी बड़ा मान रखा, उनका कोई वो नहीं है। बीपी सिंह जी मस्जिद की सीढ़ी चढ़कर गए। इमाम साहब के वालिद उस वक्त थे, उन्होंने अपने एक कारिंदे को राजदूत बनवा दिया, राज्यसभा में भिजवा दिया बाद में, मीम अफसल। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे बड़ा सवाल कि यह पैतृक संपत्ति कब से हो गई? यह राष्ट्रीय संपत्ति है। भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसका इस पर हक है। इसकी उम्र को देखते हुए, इसकी विशिष्टता को देखते हुए, और चूंकि मस्जिद है इसलिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसमें एक परिवार कैसे काबिज है? लेकिन कोई सरकार ये सवाल उठाएगी नहीं। मुझे याद है अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 3.5-4-5 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया था, बिल ही नहीं जमा किया कभी। तो कपिल सिब्बल को वहां से चुनाव लड़ना था तो उन्होंने लड़भिड़ के सारा बिल वेव ऑफ करा दिया। ऐसे कामों ने भी बुखारी साहब को यह संकेत दिया कि हम कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, व्यवस्था से ऊपर हैं। और एक बात इनको देखनी चाहिए, जब आप किसी दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं तो वो मामला थोड़ा नाजुक हो जाता है।
और खासतौर पर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो जख्म दिए वो भरे नहीं। पाकिस्तान ने हमको जितने जख्म दिए हैं वो भर गए क्या बुखारी साहब? पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को जख्म किसी ने दिए? ये जो सियासत है, ये जो छोटी सियासत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं मानता हूं कि यह जो कदम उठाया है बुखारी साहब ने, इसकी मुखालफत हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सबको करनी चाहिए। भाजपा को, प्रधानमंत्री को या बाकी लोगों को इससे बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो बुलाए नहीं बुलाए वो इतना बड़ा विषय नहीं, ना इतना बड़ा समारोह है। लेकिन हां, जहां तक उनके मंसूबों का सवाल है, उनके इंटेंशन का सवाल है, उसकी मुखालफत बिना किंतु परंतु के इस देश में होनी चाहिए। मुझे याद है एक बार मुलायम सिंह यादव और इनके बीच में रिश्ता बिगड़ा था। कई बार रिश्ता मोहब्बत का हुआ, कई बार टकराव हुआ। कभी तो ये गाना गाने लगते थे दोनों लोग, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, और कभी लड़ाई कर लेते थे। तो मुलायम सिंह जी ने इनको चिट्ठी लिख दी थी कि आप इमामियत करो, राजनीति नहीं सिखाओ हमको, राजनीति हम कर लेंगे, आप नमाज पढ़ाओ। तो बहुत दिनों लड़ाई चली थी, फिर खैर एक रूप हो गए, फिर लड़ाई हो गई, फिर अलग हो गए। लेकिन राजनेताओं को यह देखना चाहिए कि धार्मिक स्थानों से इस ढंग की ध्वनि नहीं जाए, खासतौर पर जब आप पड़ोसी देश से डील करें। भारत के भीतर आप करो अपनी इच्छा अनिच्छा, पिक एंड चूज समझ आता है। आप अखिलेश जी को बुलाओ, ममता बनर्जी को नहीं बुलाओ, वहां तक भी चलेगा। लेकिन आप नवाज शरीफ को बुलाएंगे तो सवाल उठाना लाजमी है। सुरेंद्र राजपूत, क्या यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था कि पड़ोसी पीएम को बुलाना और अपने ही पीएम पर, अपने देश के पीएम पर ही आक्षेप लगाकर यह कहना कि एक विशेष समुदाय के पीएम है वो और विशेष समुदाय की अनदेखी करते हैं? क्या यह निजी रिश्ता देश की प्रतिष्ठा से बड़ा था? देखिए, दो बातें आपने, दो प्रश्न उठाए हैं, दोनों का उत्तर अलग अलग है। पहली चीज तो ये है कि ये नायब बुखारी का, हम तो अभी भी इनको नायब ही कहते हैं, ये नायब बुखारी साहब का ये निजी कार्यक्रम है। ये कोई सरकारी या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, या किसी मिल्लत का या किसी काउंसिल का, इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। उनका अपना पारिवारिक कार्यक्रम, दस्तारबंदी का कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता। वो जिसको चाहे बुलाएं, जिसको चाहे ना बुलाएं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसके बाद का जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो दुखद भी है और अशोभनीय भी है। जिस तरीके से एक तरफ की बातें हो रही है, जिस तरफ से दूसरी तरफ की बातें हो रही हैं। नहीं, सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या ये शोभा दे रहा था जब आप पड़ोसी पीएम की तो तारीफ कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त, अगर सम्मान किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक उसी वक्त देश के पीएम का अपमान जरूरी था? मैंने आपसे कहा ना कि पड़ोसी पीएम का सम्मान करना या नहीं करना ये मेरा विषय नहीं है। हर आदमी का, देखिए, मेरा देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इस समय इस देश के संविधान सम्मत प्रधानमंत्री हैं। उनके अपमान की इजाजत न तो जब आप ही के कार्यक्रम में था, मैं अमेरिका ने जब सम्मान दिया था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे देश का प्रधानमंत्री वहां गया है, उनको दिया हुआ कोई भी अपमान पूरे देश का अपमान माना जाएगा और हम अमेरिका से 1 to 1 हो जाएंगे। कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि वो हम अपने निजी मतभेद अपने घर में सुलझा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो संविधान सम्मत प्रधानमंत्री हैं। मेरा यहां पर उनकी दावत को लेकर के बात है कि दावत देना उनका एक निजी कार्यक्रम है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, जिसको कि एक निजी दस्तारबंदी, उसको लेकर के जिस तरीके की सियासतें हो रही हैं, रवायतें हो रही हैं और विरासत की सियासत जिस तरीके से, जैसे अभी अमिताभ जी ने कही, ये बड़े प्रश्न हैं। प्रश्नों पर इन पर चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसको भी आप किसी भी सूरत में कहीं पर भी उसको भी जायज नहीं ठहरा सकते। ठीक, क्या गलत कहा योगी जी ने? ठीक है मौलाना साहब, अरे रुको भाई चंद्रमोहन जी, मौलाना आमिर रशादी साहब जी, मुझे ये समझाइए, ये मस्जिद वक्फ की संपत्ति है या एक खानदान की? मुझे ये समझाइए, इस मस्जिद की देखरेख और इसके इमाम का खर्चा वक्फ के कानून के तहत तय होगा या एक परिवार के मुखिया की मर्जी से चलेगा? मुझे ये समझाइए कि क्या हिंदुस्तान का कोई नागरिक, वो किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, निर्वाचित प्रधानमंत्री को ये कह सकता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है?
ये दूसरे वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। रशादी साहब, देखिए, ये तो देखना पड़ेगा ये मस्जिद वक्फ की जायदाद है या नहीं। रही बात हर वक्फ जायदाद की, एक मुतवल्ली होता है। मुतवल्ली कौन है, कि क्या ये लोग हैं, तो इन्हें यह हक हासिल है कि वो उसका इमाम बनाए और जिसको चाहे बनाए। असल मसला मुझे तो मौलाना बड़ी साहब, परेशानी है, मौलाना महसूस हो रही है। साहब, मौलाना साहब, जैसा ताजमहल, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं इस विषय पर अध्ययन करने के बाद, जैसा ताजमहल, जैसा लाल किला, जैसा फतेहपुर सीकरी, वैसे ही जामा मस्जिद। न ये किसी के बाप की, न वो किसी के बाप की, ये समझ लीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात। तो वक्त की ज्यादा ये गलतफहमी सब लोग दिमाग से निकाल दें, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, 20-22 करोड़ लोग। ये वक्त कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, उलेमा काउंसिल हो, सब दिमाग में क्लियर रखो। जैसे ताजमहल, जैसे फतेहपुर सीकरी, जैसे लाल किला हुकूम भारत का है, भारत सरकार की मिल्कियत है, वैसे ही जामा मस्जिद ये किसी के पॉकेट में रहने वाला 2x2 का प्लाट नहीं है कि इस पर फ्लैट बना के बेच दोगे। मैंने आपसे क्या कहा जी मौलाना साहब, अमताज जी सवाल करके थोड़ा ध्येय रखें, सुने भी जी। मैं ये कह रहा था कि अगर वो वक्फ जायदाद है उसका मुतवल्ली होगा, ये भी भारत सरकार का कानून है, भारत का संविधान है। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं, बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसी चीज पर 1 घंटे का प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या इस पर कोई प्रोग्राम किया जा सकता था? बुखारी साहब ने जो काम किया उनका मकसद आप पूरा कर रहे हैं ताकि वो मीडिया में बने रहे, आप उसको पूरा कर रहे हैं। एक उनका किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं। आपने अभी पाकिस्तान के जख्मबाद की 2 बातें आपने कही, जिसमें मुझे एक पे बड़ी आपत्ति है कि आपने कहा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के गए। तो क्या किसी मुसलमान से, किसी इमाम से मिलना यहां के राजनेताओं पर आप रोक लगा रहे हैं? अगर कोई दूसरा नेता मंदिर के किसी पुजारी से मिलने जाता आपको कोई आपत्ति नहीं होती? बात दोनों दो है। जहां तक पाकिस्तान के जख्म की बात है, तो मोदी साहब ने क्यों बुलाया था नवाज शरीफ को? एक बात। दूसरी बात यह कि जो सियासत मोदी साहब कर रहे हैं, उसी गंदी सियासत को हमारे बुखारी साहब भी मस्जिद की सीढ़ियों से कर रहे हैं। ये दोनों को समझने की जरूरत है कि बुखारी साहब एक सिर्फ दीनी प्रोग्राम को, एक अपने बच्चे को नायब इमाम बनाने के लिए जो जामा मस्जिद से ये काम कर रहे हैं, ये एक गंदी सियासत कर रहे हैं वो। ठीक है। और अगर वो जो तर्क दे रहे हैं, एक मिनट मुझे मुकम्मल कर लेने दें। कर दीजिए जी। जो तर्क वो दे रहे हैं कि हमने मोदी जी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हमने नहीं बुलाया। अगर वो खामोश रहते कि मेरी दावत है, मेरी घर पे कोई कार्यक्रम हो रहा, मैं जिसको चाहूं बुलाऊं ना बुलाऊं, तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। लेकिन जो तर्क दिया उन्होंने, वो तर्क निहायत ही गलत है और हमें पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो। 2004 में अगर 2000 के दंगे की वो बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया, और वहां पर अगर दंगों की बात कर रहे हैं तो माननीय मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी के वो बुला रहे हैं जिन्होंने 457 दंगे कराए। तो मेरा अपना मानना यह है कि बुखारी साहब जो काम कर रहे हैं, उस मस्जिद से हम बिल्कुल इस बात की वो करते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई मौलाना साहब, आपकी बात आ गई, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। पहली बात तो ये घरेलू कार्यक्रम नहीं है। कुछ वक्ताओं ने, हमारे अतिथियों ने कहा कि उनके घर का कार्यक्रम है, ये घर का कार्यक्रम नहीं। मुतवल्ली है तो इमाम बनाना उनका काम है। मौलाना साहब आप सुन लो, आपकी बात आ गई मुकम्मल। मैं इसलिए खामोश था कि आप अपनी पूरी बात विस्तार से कह लो।
अगले अवसर की प्रतीक्षा करिए। ये घर का कार्यक्रम नहीं है, ये बड़ी बात समझनी होगी हमको। दस्तारबंदी के कार्यक्रम में मौजूदा जो इमाम है, जब ये नायब इमाम इनको बनाया था इनके वालिद ने, जिनका इंतकाल हो गया, तो उस वक्त करीब 30-32 देशों के राजदूत और तमाम लोग आए थे। वो भारत और एक वैश्विक परिदृश्य के रिश्ते कैसे हो, वो तमाम चीजें उसमें परिलक्षित होती हैं। इसलिए उतना छोटा कार्यक्रम भी नहीं होता कि 4 लोग घर वाले आए, बिरयानी बनी, खाई पी, बोले ठीक है चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, वैसा भी नहीं होता है। इसलिए दखल होनी चाहिए। और मेरी आपत्ति इस पर तो थी नहीं, ना मैंने इस पर शो किया। मैं तो शो इस पर किया कि क्या हिंदुस्तान में इस ढंग की सोच को कि बिना किसी किंतु परंतु के निंदा नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी खड़ा होकर ये कहे जो एक सम्मानित पद पर हो। ये ठीक है कि मुसलमान उनके कहने से वोट नहीं देते, ये बेचारे दसियों दफे अलग अलग पार्टी के लिए अपील कर चुके, कभी इनके दामाद की जमानत जब्त हो गई, वो सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी इनका पद बड़ा है, एक बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। वो आदमी क्या खड़े होकर ये कहेगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनको प्रधानमंत्री नहीं मानता? ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मोदी जी से सहमत हो असहमत हो अलहदा मसला है, आप उनसे जाति रिश्ता रखो नहीं रखो अलहदा मसला है, मेरी कोई आपत्ति नहीं। मौलाना आमिर रशादी उनके घर नहीं जाए, वो इनके घर नहीं आए, चलेगा। लेकिन मौलाना आमिर रशादी ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री नहीं। बिल्कुल, ये कोई नहीं बोल सकता। इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही तो संघ के लोगों की भी रही, कम्युनिस्टों की भी रही, कांग्रेसियों की भी रही, मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। मैं सिर्फ इस विवाद पर यह विषय लेके आया हूं, बाकी बुखारी जी जाने, बुखारी जी का दीन ईमान जाने, मैं उस बहस में नहीं पड़ता वो क्या करने जा रहे हैं। दस्तारबंदी करें और चाहे सेहराबंदी करें, मुझे क्या आपत्ति। लेकिन इस बात पर बहस हिंदुस्तान में जरूरी है कि क्या हेरा गहरा किसी को भी छूट होगी कि खड़े होकर चौराहे पर कहने लगे कि ये प्रधानमंत्री एक मजहब का प्रधानमंत्री है, दूसरे मजहब के लोग इसको प्रधानमंत्री नहीं मानते। इस देश में प्रधानमंत्री का एक ही रास्ता है, वोट। वोट से जो प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। चंद्रमोहन जी आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। जैन साहब, क्या आपको ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान के राजनेताओं ने बुखारी परिवार को सियासत में उपयोग दुरुपयोग करने का जो सिलसिला 1977 में शुरू किया था, ये उसी का कुपरिणाम है? देखिए अमिताभ जी, दोनों चीजें हैं। उनके उपयोग दुरुपयोग का तो है ही है, साथ में उनके स्वयं के भी विचार हैं। और आपने जो बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी कि जो जनप्रतिनिधि है और जो चुन करके आया है, एक संवैधानिक पद पे बैठा है और भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे इस तरीके से बैठा हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं। अब ये भी बात सही है कि ये शाही इमाम का मामला था कि वो किसको ताजपोशी करते हैं, लेकिन उनको ऐलान नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि मैं उनको नहीं बुलाऊंगा और मैं उनको बुलाऊंगा। बाकी अगर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनका अपना मामला है, वो जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे ना बुलाए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी का ताजपोशी वहां पर हुई गोरखपीठ में, तो वो उनका अपना मुद्दा था, अपना उनका मामला था। लेकिन ये जो ऐलान किया कि मैं उनको इसलिए नहीं बुलाऊंगा, ये चीज कहीं ना कहीं ये शो ही केवल इतनी बात पर है। ये दस्तारबंदी के खिलाफ शो नहीं करने आया मैं तो दो बातें कहने आया। एक बात हिंदुस्तान को समझाने आया कि ये मस्जिद भी उतनी ही हुकूमत हिंदुस्तान की है जितना ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला। ये भ्रम बिल्कुल दूर हो जाए, पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो शासन की नपुंसकता रही कि जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में कभी कानून का राज चला ही नहीं, जवाहरलाल जी के समय से और आज मोदी जी के समय तक। वहां की दुकानें, वहां के मकान, वहां का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ताजमहल किसी की प्रॉपर्टी नहीं ना, तो जामा मस्जिद भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। एक बात ये कहने आया था और दूसरी बात सिर्फ ये कहने आया था कि भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री, उसका नाम कोई हो, वो किसी की पसंद नापसंद का मोहताज नहीं होता। चंद्रमोहन जी।
जी अमिताभ जी, आपने सारे वक्तव्य सुने जी इनके लिए राष्ट्रीयता ऐसा लगता है कि सेकेंडरी चीज है। और हमारे साथ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने इस डिबेट पर, इस पर इतना ऊर्जा खर्च हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, अमिताभ जी तैयारी कर रहे हैं, प्रदेशवासी देखने के लिए उत्सुकता से बैठे हुए हैं, सब पर सवाल खड़ा कर दिया कि 1 घंटा क्यों खर्च कर रहे हो। इनके सबके जो अहंकार हैं, ये अहंकारी जिम्मेदार हैं इस सबके लिए। आज देश में मैं पूछना चाहता हूं उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष से कि जनधन योजना शुरू की नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसमें खाते बने हैं, तो खाते में क्या धर्म देख के खाते बनने हैं क्या? कोई धर्म देखा जा रहा है क्या? बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसमें धर्म देख के टिकट बटेगी क्या? और जिस समय नवाब शरीफ को बुलाया था शपथ ग्रहण में, एक जब नया प्रधानमंत्री बनता है तो एक नई शुरुआत करता है, एक नई शुरुआत करने, एक नई पहल की कोशिश की गई थी। नहीं तो यही सब कहते कि देखो ये वहां शांति हो सकती थी, वो तैयारी हो सकती थी, यही कसीदे पढ़ते, यही मौलाना साहब कसीदे पढ़ते, जो आज कह रहे हैं कि उनको क्यों बुलाया और अब बुला रहे हैं तो क्या आफत है। और जो शब्दावली देश के प्रधानमंत्री के लिए यहां बैठ के आमिर रशीदी जी प्रयोग कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। क्या होगा देश का? देश की एकता अखंडता कहीं रहेगी? नहीं रहेगी। देश का प्रधानमंत्री है, उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करोगे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आ गए, सारी चीजें सबके सामने हैं, फिर भी झूठे आरोप। अरे मोदी जी तो मुस्लिमों के लिए एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की बात कहते हैं और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आज जो देश में योजनाएं चल रही हैं, स्वच्छता की बात हो, कोई बात हो, पूरे देश के लिए चल रही हैं। कौन सा एक निर्णय है जिसको कह दें कि ये मुस्लिमों के विरोध में, ये बता दें। सड़क बनेगी किसके लिए बनेगी? एक निर्णय बताइए कि ये एक निर्णय मुस्लिमों के विरोध का है। अच्छा ठीक, चंद्रमोहन जी, और एक दोनों बात को एक साथ, ठीक, अमिताभ जी, दोनों को एक ही तराजू में तोलेंगे। ये यही बोलने आए हैं क्या? यही राजनीति करने आए हैं क्या? क्या होगा देश का? ठीक है। और जब नवाज शरीफ उस समय जब शपथ ग्रहण की थी स्थिति, जबकि स्थिति, और आज जब हमला कर रहा है, आज जब जख्म कर रहा है, उसकी स्थिति क्या चर्चा कर रहे हैं? और योगी जी ने सांसद के नाते देश की एकता, अखंडता और संविधान के उल्लंघन करने वाले के बारे में और क्या कहा जाएगा? देशवासियों में आक्रोश है नवाज शरीफ की बात, इनको लेके, जो इमाम बुखारी की बातों को लेके। आप किसी भी चर्चा कर लीजिए, चौराहे पे खड़े होकर अपमान करेंगे देश के प्रधानमंत्री का। बिल्कुल मौलाना साहब, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से घर के अपने पर आक्षेप लगाना और पड़ोस के पीएम की तारीफ करना, क्या ये ठीक सही है? क्या इसे आप उचित मानेंगे? और बुखारी क्या जाहिर करना चाह रहे थे अपने वक्तव्य के साथ कि क्या वो सभी मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने जो काम किया वो निंदनीय है जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हाथ फेंक के बात करने से, ये व्यक्तिगत किसी पे लाछन लगाने से, व्यक्तिगत लांछन नहीं है ये। जब यहाँ चर्चा में आप बोलेंगे, ऐसा नहीं रोक सकते आप, नहीं रोक सकते आप। हम बोल रहे थे, नहीं है, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। नहीं, आप कैसी बात करें? सुनना सीखिए। टिप्पणी करेंगे तो मैं क्यों चुप रहूंगा? आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, सुनना सीखिए। क्यों सुनना सीखें? आपका कोई दबाव नहीं है, सुनना सीखिए। आप क्यों सुनाएंगे? डॉक्टर चंद्रमोहन सुन लीजिए। मौलाना साहब, मैंने ये कहा है कि इस देश के हर भारतीय के वो प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए। बुखारी साहब ने जो ये कहा कि वो एक समुदाय के लग रहे हैं, अपने यहां न बुला करके, मैंने कहा ये तर्क उनका गलत है, गलत बात कह रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने इस बात को गौर से नहीं सुना। उन्होंने दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि सड़कें बनेंगी, फला बनेंगी, ढका बनेंगी। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि अभी मोदी जी कश्मीर गए थे दिवाली मनाने, उससे पहले बकरीद भी हुई थी, और उस कश्मीर में मुसलमानों की तादाद है, उनके आंसू भी पोंछने चले गए होते।
मुझे दिवाली मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये अपने उससे बताना चाह रहे हैं कि हम कौन हैं। क्या ये संविधानिक बात है? नहीं मौलाना साहब, ईद मनाएंगे तो ही पीएम होंगे क्या? रशदी साहब, एक बात आपको याद दिलाऊं, हम लोग तो कश्मीर से बहुत दूर है। पाकिस्तान का जख्म, सुनो भाई, वो 26/11 भूल गए थे मौलाना साहब। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था शपथ ग्रहण में, तो 26/11 का जख्म भूल गए थे। इसी पे बात हुई थी। मौलाना साहब एक मिनट, दूसरे जख्म भूल गए थे। एक घटना याद दिला दो। गोली चल रही थी मौलाना साहब, एक बड़ी घटना याद दिला दो। साहब यहाँ मौजूद थे, गोली चल रही थी। ठीक, एक बड़ी घटना याद दिला दो, उससे बहस में अच्छा मिलेगा। आप आजमगढ़ में हो, मैं नोएडा में हूं, कश्मीर से दोनों बहुत दूर हैं। जब नरेंद्र मोदी के दफ्तर से सूचना आई कि दिवाली के समय नरेंद्र मोदी से सीमा पर सैनिकों के साथ रहेंगे और फिर बाढ़ पीड़ितों के साथ रहेंगे, यह सूचना नहीं थी कि वह हिंदू के साथ रहेंगे, मुसलमान के साथ रहेंगे। चंद्रमोहन जी शांत बैठिए। ये बात आई थी उस वक्त, कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं ने यह कहा वहां, मैं उद्धृत कर रहा हूं, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, आगे काम आएगी बात बहस में, आपके और चैनल्स पर भी कहीं बोलेंगे, तकरीर में भी। उन्होंने कहा कि मोदी सांस्कृतिक हमला करने आ रहे हैं। क्या मोदी सांस्कृतिक हमला करने आ रहे हैं कश्मीर पर? इस पर मालूम किसने डपटा? विश्व हिंदू परिषद ने नहीं, उनको बाद में समझ में आई। मैं तारीफ करूंगा उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसी वाहियात बात करने वालों को जुबान बंद रखनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कश्मीर में सांस्कृतिक हमला करने आ रहा है। इस बात को नॉनसेंस के अलावा क्या कहा जाए? मैंने साधुवाद दिया उमर अब्दुल्ला को। अच्छी बात कही उन्होंने। ये नॉनसेंस बात कि भाई सांस्कृतिक हमला करने आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। कश्मीर भारत से बाहर है क्या? ये कश्मीर कोई स्वतंत्र संप्रभु देश बना दिया हम लोगों ने? जितना फरुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ हिंदुस्तान का है, उतना ही कश्मीर। कश्मीर में कोई खुद मुख्तारी चलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही कानून के तहत रहना होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई तमाशा है? तमाशा होते होते 67 साल हो गए हिंदुस्तान में, ये तमाशा बंद होना चाहिए। उन मुट्ठी भर लोगों की मर्जी से कोई आएगा जाएगा जो पाकिस्तान का झंडा लिए घूम रहे हैं लाल चौक पर? मैं गया था लाल चौक, मैंने वहां का दृश्य देखा है। एक दफे नहीं 3 दफे गया हूं। हर छोटी बात पर पाकिस्तान का झंडा लेके घूमने वाले मौलाना साहब बाढ़ में मुंह छुपाए घूम रहे थे। एक भी नहीं निकला मदद के लिए, एक भी नहीं निकला मदद के लिए। और जो कह रहे थे कि भारत की सेना इंडियन डॉग्स बोलते थे, उनको सेना ने ही बचाया। इस बात को ध्यान रखें कश्मीर पर कोई टिप्पणी करते समय। और जो पड़ोसी ये कह रहा था कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, ये बिलावल है, क्या नाम है इसका, बेनजीर का बेटा, इनके नाना जो कहते थे कि घास की रोटी खाएंगे, कश्मीर लेके आएंगे, बम बनाएंगे, उस कश्मीर की आंख में आंसू जब आया बाढ़ में तो पोंछने नहीं आया पड़ोसी मुल्क। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, व्यक्ति से आपकी नाराजगी हो सकती है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पूरा हक और हकूक हासिल है, कश्मीर जाए और चाहे तमिलनाडु जाए। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये कश्मीर बीच में क्यों आ जाता है भाई? मसला हो रहा था कि क्या कोई धार्मिक व्यक्ति ये खड़े होकर बात बोले दुनिया को सुनाने के लिए, इसका क्या संदेश दुनिया में जाएगा? इस पर बहस थी। पाकिस्तान इसका कैसे दुरुपयोग करेगा कि भाई देखो, इनके यहां के एक बड़े धर्म के इमाम ये कह रहे हैं कि हमारे मालिक अच्छे हैं और इनके मालिक खराब हैं। इसका दुरुपयोग करेगा पाकिस्तान। इस बात पर मैं बहस लेके आया। मुद्दा चला गया कश्मीर कि जी बकरीद पे क्यों नहीं गए और दिवाली पे क्यों गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बड़ा विशेषाधिकार है, वो जब चाहे जहां जाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि सबका विकास होना चाहिए, सब धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।
इसमें कहीं पर भी कश्मीर का मुद्दा तो कहीं आना ही नहीं चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस सेंसिटिव इश्यूज को इस तरीके की राजनीतिक बहसों में ला करके हम सिवाय अपने देश के नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें न तो पूरी बात पता होती है न पूरी जांच हमारे पास होती है। एक बड़ा सा पुराना सा शेर था हल्के से किस्म का अमिताभ जी कि दिलो दिमाग मुत्तफिक न हुए पाको हिंद की तरह, ये मोहब्बत हमें एक मसला कश्मीर लगती है। तो ये जो मसले हैं इन मसलों को पहले समझिए और दस्तारबंदी पर ही हम लोग अगर महदूद रहें, इमाम बुखारी साहब पर हम लोग महदूद रहें, भारतीय संविधान पर, देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर कट है कि भारत में तो भारतीय संविधान चलेगा, इसमें कोई भी धर्म, हर धर्म यही कहता है कि मुल्क जो है वो बादशाह का है, मुल्क यहाँ जनतंत्र यहाँ पर बादशाह है। उस जनतांत्रिक मूल्यों की और उसकी जो संवैधानिक आस्थाएं हैं, संविधान से ये देश चलेगा। ये किसी न बुखारी साहब से चल सकता है और न किसी योगी साहब से चल सकता है। इसमें कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। और कश्मीर के मुद्दे को यहां पर ला करके मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक निरर्थकता की तरफ हम लोग चलते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश की सियासत तक हम महदूद रहें तो ज्यादा बेहतर हो। मौलाना साहब को भी मैं कहूं और डॉक्टर चंद्रमोहन साहब को भी मैं कहूं कि हम लोग अगर यहां के मुद्दों को और यहां के मसलों को हल कर लें, कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों पर और दिल्ली के लोगों पर छोड़ दीजिए। हम लोगों को जब जाना होगा वहां चले जाएंगे, घूम भी आएंगे। 2-4 बार मैं भी गया हूं और आप भी गए। वहां की स्थितियां क्या हैं क्या नहीं है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये जो देश का मुद्दा है, एक निजी कार्यक्रम को मैं फिर कह रहा हूं अमिताभ जी, आपने कहा कि 22 मुल्कों के लोग आए थे इसी नायब इमाम की दस्तारबंदी में। 22 देश के लोग आवे, चाहे 222 देश के लोग आवे, कार्यक्रम वो भी निजी था और कार्यक्रम ये भी निजी है। इस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बनाना और देश के संविधान से जोड़ना, देश की आस्था से जोड़ना और देश के स्वाभिमान से जोड़ना निश्चित तौर पर गलत है। ठीक, यह एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मजहबी कार्यक्रम को बना रहे सियासत का सामान, शाही इमाम ने किया देश के प्रधान का अपमान। क्या भारत से प्यारी है नवाज शरीफ की यारी? क्यों जामा मस्जिद से सियासत कर रहे हैं बुखारी? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। केसी जैन साहब, अभी सुरेंद्र राजपूत जी निजी कार्यक्रम कह रहे थे, एक बार फिर से हम साफ करना चाहेंगे क्योंकि अमिताभ जी ने भी साफ कहा जब संपत्ति ही निजी नहीं है तो कार्यक्रम निजी कैसा। ऐसे में देश के पीएम का अपमान देकर क्या संदेश बुखारी दे रहे हैं देश को भी और बाहर के जो मुल्क हैं उनको भी? गायत्री जी, हमने ये चीज पहले ही कही कि उनका निजी कार्यक्रम है और मैं सुरेंद्र राजपूत जी से सहमत भी हूं कि ये उनका निजी कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ जी की जब ताजपोशी थी और तो वहां पर भी यही स्थिति थी और यहाँ पर भी वही स्थिति है। उनको जिसकी इच्छा थी उसको उन्होंने बुलाया और यहाँ भी इनकी जिसकी इच्छा उसको बुलाया। लेकिन ये ऐलान करना क्या मिला रहे हैं आप कि मैं मोदी को नहीं बुलाऊंगा या हेलो जी बोलिए जैन साहब, बोलिए जी, बोलिए भाई। ठीक है जैन साहब, आपके पास लौटेंगे। दोनों जगह पे एक जैसी स्थिति थी जी। ये ठीक है मौलाना साहब, जब ये गायत्री जी जरा इनको केसी जैन साहब को जरा मुझे स्पष्ट करना बहुत आवश्यक लग रहा है। एक आपके पास लौटेंगे। नहीं केसी जैन साहब, चंद्रमोहन साहब आपके पास लौटेंगे। बात अभी मेरी पूरी नहीं हुई, आवाज नहीं आ रही थी। बोलिए जैन साहब। नहीं बात जो केसी जैन साहब जो बात हाँ, कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, ये कुतर्क कह रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, गोरखपुर और दिल्ली में। गोरखपुर से किसी देश विरोधी को न्योता नहीं दिया गया। आप कैसी बात कर रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी ने सबसे पहले अपने शपथ ग्रहण में दिया था। उत्तर प्रदेश में रहते हैं कहीं और रहते हैं? मोदी जी ने सबसे पहले न्योता दिया था। मोदी जी ने क्यों दिया था? कब दिया था? उस परिस्थिति को भूल रहे हैं क्या आप? अरे उस परिस्थिति को भूल रहे हैं क्या आप? लगाने आ रहा था उस समय। अरे क्यों कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये वोट बैंक की राजनीति बंद करिए। सहारा मत लीजिए। अरे परिस्थिति क्या बात कर रहे हैं? जैन साहब, वो राष्ट्रीय रिश्ते थे,
राष्ट्रीय रिश्ते थे, बुखारी साहब कोई राष्ट्रीय रिश्ते नहीं निभा रहे थे। गोरखपुर और दिल्ली को मिलाएंगे, गोरखपुर मठ और जामा मस्जिद को मिलाएंगे आप? क्या बात कह रहे हैं आप? ठीक है, नहीं बिल्कुल, वो अरे नहीं मिला सकते नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते, ताजपोशी कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे क्यों हो? नहीं मान सकते? ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी एक मिनट, जैन साहब रुकिए भाई, रुकिए। गोरखपुर की बात रुकिए भाई, जैन साहब एक मिनट रुकिए भाई, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक मिनट रुको भाई, तर्क दिए जैन साहब रुको, केसी जैन सारे आपने तर्क दिए उसमें। केसी जैन जी एक मिनट रुको भाई, गोरखपुर का मसला पर भी मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। अव्वल तो दोनों की स्थितियां अलग हैं, ये समझना होगा हमको। मेरी बात को शायद आप लोगों ने गौर से सुना नहीं, ये सुना तो अपनी सुविधा से उसको पूरा माना नहीं। मेरी बात को जाके चेक करिएगा इंटरनेट पर। जामा मस्जिद किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इस बात को क्यों नहीं समझ पाए आप लोग? 40 मिनट बहस चल गई, अभी तक यही नहीं समझ आई बात। क्या फतेहपुर सीकरी किसी की संपत्ति है? हुमायूं का मकबरा किसी की संपत्ति है? ताजमहल किसी की संपत्ति है? नहीं है ना। वहां भी कुछ मौलवी रहते हैं ताजमहल में, वो भी नमाज कराते हैं। जैन साहब सुनो, किसी की संपत्ति है व्यक्तिगत? नहीं है। जामा मस्जिद संपत्ति व्यक्तिगत, पहले तो ये समझिए। दूसरी बात, अगर नहीं है ना, हाँ मैं आप वही समझ आ रहा हूं आपको। अगर योगी आदित्यनाथ भी अवैधनाथ जी के निधन पर ये बोलते आकर कि मेरे मठ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, तो मैं पहला आदमी होता जो उनकी निंदा करता। तब भी मैं निंदा करने आता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वही नियम दिल्ली में भी लागू होगा। ये बात जो है गलत है। आप बात ही नहीं समझ पाए जैन साहब, पूरी कहानी हो गई, अभी आप समझ ही नहीं पाए। मौलाना साहब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं उस बात को मैंने सबसे पहले कहा और उस चीज को स्वीकार किया मैंने। आमिर साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे? प्रधानमंत्री के इस तरह वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन चंद्रमोहन जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं बैठ करके। अरे चंद्रमोहन जी सही, अमिताभ जी की भी बात नहीं समझ रहे हैं, चंद्रमोहन की बात भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? ये वोट बैंक की राजनीति करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मौलाना साहब सवाल वही खड़ा हुआ है कि जब संपत्ति ही निजी नहीं है तो फिर अरे आप कर रहे हो भाई, आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, ठीक है जैन साहब आप कर रहे हैं, आप अभी गिरा रहे हैं। फिर आप भाई अमिताभ जी ने बोल दिया, उसके बाद क्यों बोल रहे हैं? चुप हो जाइए। कौन सी बात हो रही थी? ठीक है जैन साहब, अरे आप चुप हो जाइए, अमिताभ जी ने आपको बता दिया, फिर भी नहीं समझ रहे। बात आ गई है डॉक्टर चंद्रमोहन। मौलाना साहब जब संपत्ति आप नहीं समझ रहे, आप उस बात को छेड़ रहे हैं ना। जब दूसरी बात को अरे आप छेड़वा रहे हो, आप क्यों कैसी बात कर रहे हो? नहीं हम क्या छुआ रहे हैं, आप हमारे बोलने से अरे आप कह ही रहे हो कि गोरखपुर में ही हुआ, गोरखपुर में हुआ, गोरखपुर में अर्पणा यादव गई, हमने बात किया क्या अर्पणा यादव का? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, उसमें मैं बात नहीं हूं। जैन साहब इस मसले को खींचेंगे तो मुद्दे से बात अर्पणा नहीं यादव जाएगी। जैन साहब इसे बंद करिए भाई, चंद्रमोहन नहीं, चंद्रमोहन जी नहीं, दोनों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मौलाना साहब अपनी बात कहिए। लेकिन मौलाना साहब आप अपनी बात कहिए। गायत्री जी सवाल कुछ पूछ रही थी, पूछ। मौलाना साहब सवाल वही खड़ा हुआ है कि जब संपत्ति ही निजी नहीं है तो फिर निजी कार्यक्रम कैसा? मैंने ये कहा था, जैसा कि मुझे अमिताभ जी ने बताया कि वो वक्फ की जायदाद है। वक्फ का कोई मुतवल्ली होता है, और मुतवल्ली जब तक मुतवल्ली होता है वो उसका पूरा जिम्मेदार होता है। लिहाजा अगर वो अपने बेटे को या किसी भी ऐरू गैरू को इमाम नायब बनाना चाहते, वो उनके विशेषाधिकार में है। लेकिन हमारी बहस यहाँ पर ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया और हमारे प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बुलाया। ये बहुत बड़ी वो नहीं थी। असल मसला यहाँ क्या था कि उन्होंने जो तर्क दिया, ठीक बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो मुसलमानों के रहनुमा बनने की एक जो इस मुल्क में एक साजिश चल रही है कि शेर आया मुख्तलिफ चीजें करके उसका हिस्सा बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारी बात समझ नहीं पाए। हमने ये कहा वो कि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन हमने जो कश्मीर की मिसाल दी, मैं उन अलगाववादियों के उतना ही मुखालिफ हूं जितना ये लोग मुखालिफ हैं। मैं अकेले में भी और चैनल पे भी हूं। लेकिन मसला यहां ये है कि प्रधानमंत्री जी हमारे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। वो खुद मैसेज दे रहे हैं, हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। वो खुद अपने पिछले और अगले तमाम कार्यक्रमों के जरिए, तमाम जो अफाल कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, उसके जरिए वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो किसी एक धार्मिक प्रोग्राम को अपने उसको कहीं पर ले जाकर के वो खुद साबित कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे उनके ऊपर, हमने उनसे थोड़ा कहा था कि आप बकरीद में मत जाओ, दिवाली में जाओ। हमने एक मिसाल दी है। लेकिन मौलाना साहब जो टोपी पहन रहे हैं वो कितना भला कर रहे हैं मुस्लिमों का? नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने सबसे पहले एक चैनल पे कहा था कि कम से कम मोदी जी ने दोगलापन नहीं किया। हमारे कांग्रेस के अभी बता रहे थे आपके कि इनके लिए शेर में पढ़ूंगा, ये खुद कश्मीर में मोदी जी को झंडा दिखा रहे थे और उनका विरोध कर रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि उनका विशेषाधिकार वो जहां चाहे जाए, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे थे? इनके लिए शेर में पढ़ूंगा, शेर इन्होंने भी पढ़ा था कि खुद मसीहा, खुद ही कातिल, वो भी आखिर क्या करे, जख्म दिल पैदा करे या दर्द दिल अच्छा करे। ये बेचारे परेशान इस बात पे हैं कि मुखालिफत करूं मुसलमानों की कि मुआफकत करूं। हिंदुस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, आज आप देखें ना, आज इंदिरा गांधी जी की भी शहादत थी, पटेल जी की भी जयंती थी, लेकिन क्या इंदिरा गांधी जी का कोई भी इस देश में कोई वो नहीं है उनका योगदान सिर्फ पटेल जी का है? तो यहां पर एक वो चल रहा है कि ये एक खानदान के पीछे चल रहे हैं। अब ये बीजेपी भी एक खानदान के पीछे चलना चाह रही है कि जो कुछ थे वही थे। तो ये जो राजनीति चल रही इस मुल्क में बड़ी खतरनाक है। अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना साहब ठीक है, का जन्मदिन आया। एक मिनट, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी, लेकिन क्या इस मुल्क में पता चला सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने एक दिशा दी इस मुल्क को कि हमारी अगली तालीम कैसे होगी? क्या उसको नहीं? ठीक है मौलाना साहब, आपकी बात आई। डॉक्टर चंदमोहन, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, वो भी बहुत संक्षेप में, किस तरीके का संदेश जा रहा बुखारी के इस वक्तव्य के बाद? बहस में नहीं उलझिएगा, सिर्फ कमेंट करिएगा भैया। हाँ, नहीं फिर लंबी बहस हो जाए। हाँ, समय नहीं है। नहीं, जी बिल्कुल समय नहीं है, समय लेंगे भी नहीं। देशवासी, राष्ट्रवादी मौलाना बुखारी के बयान से बहुत दुखी हैं, और ये देश के लिए, देश आज सबका साथ सबका विकास की ओर बढ़ रहा है, उसकी राह में अवरोध पैदा करने का एक बड़ी साजिश का अंतर्गत ये सारा काम हुआ है। ठीक है, अमिताभ जी संपादक। नहीं, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको एक अवसर मिलना है। सुरेंद्र जी, मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है। शेर तो नहीं ना? नहीं, कोई शेर नहीं है। आज जो भारत का ज्ञात इतिहास है 5000 साल का, मौलाना साहब, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि इंदिरा जैसी लीडर न हुई है, और इंदिरा जी किसी भी सरकारी कार्यक्रम की मोहताज नहीं है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करे या उलेमा काउंसिल कुछ करे, उलेमा काउंसिल ने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। किसी और दिन बहस रखेंगे, मैं बता दूंगा आपको, और प्रमाण की सहित बता दूंगा। कांग्रेस ने न धर्म की राजनीति की, न मजहब की राजनीति की। आज की डेट में आप जगह पर बैठे, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में बहुत लग जाएगा। इल्जाम नहीं है, उलेमा हमेशा जोड़ने की राजनीति, उलेमा काउंसिल तोड़ने की राजनीति करती है, उलेमा काउंसिल तोड़ने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति। नहीं, कोई तो दिख रहा है, दोनों एक हो गए। आप देश के विरोध में बोलेंगे तो सब एक होंगे। आप देश के विरोध में बोलेंगे, देश के विरोध में बोलेंगे। आप बात कर रहे हो, राजनीति जा कहाँ रही है? राजनीति वहीं जा रही है। डिस्कशन आप प्रोग्राम की बात कर लीजिएगा। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। देखिए, एक बात जो मैंने आरंभ से मैं एक ही बात को लेके आ रहा हूं, उसी बात को समापन में फिर रिट्रेट करूंगा अपने दर्शकों के लिए।
किसी भी धर्माचार्य को, वो हिंदू धर्माचार्य हो, मुस्लिम धर्माचार्य हो, पादरी हो, ग्रंथी हो, ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हिंदुस्तान के चेहरे का अपमान करे। पहली बात तो गांठ बांध ले, टोपी लगाओ, तिलक लगाओ, क्रॉस पहनो, चाहे पगड़ी बांधो, इससे विशेषाधिकार नहीं हो जाएगा। किसी धर्म के धर्माचार्य हो, धार्मिक कार्यों तक सीमित रहिए। भारत के संविधान की मर्यादा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप धर्माचार्य हैं तो आप लक्ष्मण रेखा लांघेंगे, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। कोई हो, कानून रूथलेसली लागू होना चाहिए, कठोरता के साथ एप्लीकेबल होना चाहिए। ये भ्रम भी टूटना चाहिए कि जिसने टोपी लगा ली, तिलक लगा लिया, कलावा बांध लिया, क्रॉस पहन लिया, पगड़ी पहन ली, वो कानून से परे हो गया। नहीं, उन पर भी उतनी सख्ती से कानून लागू हो। यह अभद्र बात है जो बुखारी ने कही, इसकी आलोचना होनी चाहिए। मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी से एक व्यक्ति के तौर पर तमाम विरोध हो सकते हैं, लेकिन भारत का चेहरा तो भारत का प्रधानमंत्री ही रहेगा, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो, जब तक कि नया जनादेश नहीं आता। और मैं एक बात और कहूंगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति पर बोलते समय हम सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आवाज का दुरुपयोग हमारा पड़ोसी जो है वो दुनिया भर में करता है। वो दुनिया भर के मुल्कों के मंचों पर जाता है और दिखाता है कि देखो सुरेंद्र राजपूत ने वहां ये बात कही, देखो चंद्रमोहन ने वहां ये बात कही, देखो अमिताभ अग्निहोत्री ये बोले कि वहां तो मुसलमानों की दशा बहुत खराब है। हिंदुस्तान से अच्छी स्थिति में अल्पसंख्यक दुनिया में कहीं नहीं रह रहे, कहीं नहीं रह रहे। ये हिंदुस्तान के रक्त में है, रक्त में, ये किसी की कृपा नहीं है। इसलिए जब भी ऐसी टिप्पणी करे तो ऐसा मत बोलिए कि हमारा जो पड़ोसी है वो दुष्टता शरारत ढंग से हमारे लोगों की कही हुई बातों का दुरुपयोग करे वैश्विक मंचों पर। ये बात ध्यान रखें। और अंतिम बात मैं कहूंगा, उसका प्रसंग आज मौलाना साहब ने उठा दिया, सुरेंद्र राजपूत ने भी उस पर टिप्पणी की, एक टिप्पणी मैं भी करूंगा। जैसे मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, वैसे मैं कहूंगा भारत के हर मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए यह शिष्टाचार की पहली शर्त है कि अपने पूर्ववर्तियों की जयंती पर जाए और श्रद्धा सुमन चढ़ाए। कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी से भारतीय जनता पार्टी के नेता का विरोध हो सकता है, लेकिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री का विरोध हो नहीं सकता। यह अनुचित है, मैं इसकी भी आलोचना करता हूं। अमित शाह नहीं जाए समझ आता है, नहीं श्रद्धांजलि दे समझ आती है बात, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना दिल तो बड़ा करो। जवाहरलाल को श्रद्धांजलि देने में, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने में, राजीव को श्रद्धांजलि देने में, चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने में संकोच होगा क्या? क्यों संकोच हो? इंदिरा गांधी की समाधि पर जाने से कांग्रेसी हो जाएगा कोई क्या? वो समाधि, ध्यान रखिए, कांग्रेस अध्यक्षा की नहीं है। इंदिरा गांधी है जो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं है, वो समाधि है हिंदुस्तान की 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही लीडर की। इस मर्यादा का पालन होना चाहिए था। वाजपेयी रहे, उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया। मैं उन्हीं की एक पंक्ति कहूंगा, चंद्रमोहन जी गौर से सुनिएगा, आपके काम आएगी आगे। छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, वाजपेयी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। इस घटना ने मुझे आहत किया। राजनीति मतभेद हो सकते हैं, क्या मनभेद हो जाए? ऐसे अवसरों पर भी हम इकट्ठे नहीं हो सकते? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पटेल के प्रति श्रद्धा, स्वागत है। पटेल के कद पर कोई विवाद नहीं, कोई आक्षेप नहीं। इस देश को एक किया उस आदमी ने, अच्छी पहले मैं समर्थन करता हूं, लेकिन भारत के हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भी इतना शिष्टाचार तो बनता है।
अपने पुरखों का सम्मान तो करना चाहिए। हमारे उनसे मतभेद रहे हो, ये न रहे हो, इसमें पार्टी बंदी ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हैं, वो सब वरेण्य होने चाहिए मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए। भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं वो मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए वरेण्य होने चाहिए। जनता देती है ना सजा और पुरस्कार, फिर आप क्यों बीच में पड़ते हैं? ये बात मुझे लगी छोटे मन की है, ये नहीं होना चाहिए। यही छोटा मन गंदे तरीके से बुखारी ने दिखाया तो मैंने आलोचना की। ये छोटा मन नहीं रखिए। हिंदुस्तान बड़े मन के नेताओं का देश रहा है, इसको बड़े मन का ही रहने दीजिए। दड़बों में मन को मत कैद कीजिए। हिंदुस्तान चलाने के लिए मन तो बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की एक विशेषता तो सब दुनिया भर मानती है, इतनी जात, इतने धर्म, इतनी भाषा और इतने मौसम दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। इसलिए यह किसी एक शेड से तो चल ही नहीं सकता। यह मुल्क एक अंदाज से नहीं चल सकता, एक पूर्वाग्रह से नहीं चल सकता। यह सिर्फ और सिर्फ चल सकता है समभाव से। समभाव से चल सकता है। गुलदस्ते के तरीके से हैंडल विद केयर रखेंगे तो यह मुल्क तरक्की करेगा। छोटे मन से कटुता पैदा होती है, आक्षेप लगते हैं। आज का जो काम हुआ, कल बुखारी ने जो कहा वो आक्षेप का काम था, और आज जो हुआ वो भी आक्षेप का काम है। सवाल उठाने का अवसर आपने खुद दिया है चंद्रमोहन जी, आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री ने। वीरभूमि जाना, एकता स्थल जाना चाहिए था। हम पटेल और इंदिरा को बांटेंगे, जवाहरलाल और कामराज को बांटेंगे, शास्त्री और जवाहरलाल को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे क्या? गांधी और मोतीलाल को अलग अलग करेंगे? नहीं ना। लोहिया को भी नमन, जयप्रकाश जी को भी नमन, कृपलानी जी को भी नमन, इंदिरा जी को भी नमन। हमारे यहां तो जो दिवंगत हो जाए वो वैसे पूजनीय हो जाता है। इसलिए बड़ा मन रखिए। बुखारी साहब आप भी बड़ा मन रखिए, प्रधानमंत्री जी आप भी बड़ा मन रखिए, तब हिंदुस्तान बड़ा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका, सुरेन जी आपका, मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस।